हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फेडरलिज्म, जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जब हम लोग फेडरलिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम सबसे पहले समझें कि फेडरलिज्म हम लोग कहते किसको हैं। वैसे इसका एक फॉर्म हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पावर शेयरिंग में भी। जब हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्टिकल पावर शेयरिंग के बारे में, तो एक्चुअली वर्टिकल पावर शेयरिंग ही फेडरलिज्म है। अब यहाँ हम देखते हैं कि इसको डिफाइन हम लोग कैसे कर सकते हैं। व्हाट इज फेडरलिज्म? सो फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर का डिवीजन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और देश में एग्जिस्ट करने वाले डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बीच में, जैसे स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। इसके बाद हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में दो तरह की गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती थी। एक है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक है फेडरलिज्म। जो बेल्जियम में वहां के सिविल वार स्टार्ट होने के पहले जो गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही थी वो एक्चुअली यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हुए। तो क्या है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? वर्ड से ही क्लियर है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब इस सिस्टम में सिर्फ एक लेवल की गवर्नमेंट होती है, दूसरे लेवल की गवर्नमेंट होती ही नहीं है। अगर दूसरे लेवल की गवर्नमेंट होती है तो उसको कोई पावर नहीं होता है। वो सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, मतलब वो सहायक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑर्डर दे सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को, और उनको वो ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। लेकिन फेडरलिज्म में ये बातें नहीं है। फेडरलिज्म में हम क्या देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना खुद का पावर है। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन, और इस पावर के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति आंसरेबल नहीं है, जवाबदेही उसकी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति। और ऐसे देखें ये दोनों में डिफरेंस है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और फेडरलिज्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये डिफरेंस है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो दोनों गवर्नमेंट है, बोथ दिस गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। ये अगर जवाबदेह है, आंसरेबल है, तो जनता के प्रति। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या हैं। तो पहला फीचर जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी डेफिनेशन में, कि देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कम से कम दो लेवल की गवर्नमेंट तो होती ही है, इससे ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट भी हो सकती है। दूसरा फीचर ये है कि डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। सिटीजन सेम है और उसमें डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट रूल कर रही है, लेकिन हर एक गवर्नमेंट में अंतर क्या है? अंतर है उनका जुरिडिक्शन का। उनको जो लीगल पावर्स मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, उसमें क्या है कि लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन पे उनका अपना अपना जुरिडिक्शन है, अपना अपना दायरा है जिसपे वो काम कर सकते हैं। तीसरा हम देख सकते हैं कि जो जुरिडिक्शन है, जैसा हम लोगों ने भी डिस्कस किया, ये जो जुरिडिक्शंस हैं, जो दायरा है, लीगल दायरा जो है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट का, वो उनको मिलता कहां से है? तो वो उनको मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन से। सो द एग्जिस्टेंस एंड ऑथोरिटी ऑफ ईच टायर और ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। जो भी हम देखते हैं, जो पावर्स हैं, जो अथॉरिटी है, वो एक्चुअली सबको, हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। फिर हम बात करते हैं कि जो हमारे देश में जो फेडरलिज्म है, ये जो फेडरलिज्म का ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। एक लेवल की गवर्नमेंट फंडामेंटल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज नहीं कर सकती है जब तक कि उसको दूसरे लेवल की गवर्नमेंट का सपोर्ट ना मिले। जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून चेंज करना चाहती है, फंडामेंटल प्रोविजन चेंज करना चाहती है, तो वो तब तक नहीं कर सकती जब तक हमारे देश में, कम से कम जब तक यहाँ के 50% स्टेट्स, कम से कम 50% स्टेट्स उसको सपोर्ट ना कर दे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है फेडरलिज्म का।
उसके बाद हम देखते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कोर्ट का। कोर्ट को यह पावर दिया गया है फेडरलिज्म में कि वो इंटरप्रेट करे, एक्सप्लेन करे कॉन्स्टिट्यूशन को और डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पावर्स को। और इसे हमने देखा है, तुमने भी देखा होगा कि जब भी कोई डिस्प्यूट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में या दो स्टेट गवर्नमेंट में, तो वहां पे कोर्ट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता है। उसके बाद हम देखते हैं रेवेन्यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे जो झगड़े की जड़ है वो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर ने क्लियरली लिख दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कौन सा सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इस गवर्नमेंट को जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा या स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि फेडरलिज्म का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, और वो इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये सेफ गार्ड करता है हमारे कंट्री को, यूनिटी को, और यूनिटी को प्रमोट भी करता है। द फेडरल सिस्टम सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री, और साथ साथ जो रीजनल डाइवर्सिटी है, जो हमारे विभिन्नता है हमारे देश में, उसको सम्मान करता है, उसको साथ लेकर चलता है, उसको एकोमोडेट करके चलता है। उसके बाद जो फीचर है वो है कि गवर्नमेंट, जो डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट एक देश में काम कर रही है, उस डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट में आपस में कम से कम म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, आपसी विश्वास होना चाहिए कि हाँ मिलजुल कर रहेंगे और मिलजुल कर काम करेंगे, तभी फेडरलिज्म काम कर सकता है। और ये फेडरलिज्म का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर भी है कि जितने लेवल की गवर्नमेंट है उसमें म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, एक आपसी समझौता होना चाहिए, तभी फेडरलिज्म अच्छे ढंग से काम कर सकता है। उसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा है वो टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। हम देख रहे हैं यहाँ दो टाइप्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म आर देयर, एंड इसमें कौन कौन से हैं, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। इसको वर्ड से ही समझ सकते हैं हम लोग, वर्ड खुद ही बता रहा है कि क्या मतलब है इसका, कमिंग टुगेदर। और इन दोनों का अपना अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। जब नेशन स्टेट्स बन रहे थे, तो कमिंग टुगेदर की हम चर्चा करें तो जिस समय नेशन स्टेट्स बन रहे थे उस समय जो डिफरेंट स्टेट्स थे जो उसमें आकर मिल रहे थे, कमिंग टुगेदर में वो सारे स्टेट्स अपने खुद आकर मिले, अपनी मर्जी से आकर मिले बिना किसी प्रेशर के, और उन्होंने एक बिगर यूनिट को फॉर्म किया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि वो अपने सोवरेनिटी को साथ रख सके, स्वयं प्रभुता इसको कहते हैं हम लोग, उसको साथ रख सके, अपनी पहचान कायम रख सके और अपनी सिक्योरिटी को वो इंक्रीज कर सके, अपने देश की सुरक्षा कर सके। तो कमिंग टुगेदर में ये लोग अपनी मर्जी से आकर मिले, और इसमें यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जिसमें कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, इस फेडरलिज्म में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर का डिवीजन होता है वो इक्वल पावर का डिवीजन होता है। Powers are divided equally between center and states. अब हम लोग आ रहे हैं होल्डिंग टुगेदर में। होल्डिंग टुगेदर क्या है, वर्ड से ही क्लियर है कि होल्ड करके रखना। मतलब इसमें क्या हुआ, जब नेशन स्टेट्स बन रहे थे तो जो लार्ज कंट्री था, जो बिगर यूनिट था, उसने डिसाइड किया कि वो अपना पावर शेयर करेगा जो उसके डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स होंगे उनके साथ में, और इस मुद्दे पे जो सारे स्टेट थे वो उस लार्ज कंट्री में मिलने को तैयार हुए। तो ये होल्डिंग टुगेदर बना। इसमें हमारा देश है इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, सब इसी कैटेगरी में आते हैं। इस कैटेगरी में एक बात खास देखने को मिलती है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स नहीं होते। इस सिस्टम में, होल्डिंग टुगेदर में, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दिया जाता है और डिफरेंट स्टेट्स को डिफरेंट पावर्स दिए जाते हैं। कुछ स्टेट्स को बहुत स्पेशल पावर दिए जाते हैं, कुछ स्टेट्स को जो कॉमन पावर्स हैं वो दिए जाते हैं। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा मजबूत बनाया जाता है, ज्यादा स्ट्रांग बनाया जाता है होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट में। इसके बाद हम लोग देखना, ये जो क्वेश्चन हमारे पास है
कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, इंडिया को फेडरल कंट्री क्या चीज बनाता है फेडरल कंट्री। तो इसमें देखें कि जितने भी फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया डिफरेंट फीचर्स को, लगभग 7 फीचर्स हमने डिस्कस किया, वो सारे फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, सारे फीचर्स हमारे देश में लागू होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। हालांकि ये वर्ड फेडरेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। जब इंडिया आजाद हो रहा था और इसमें गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसमें ये लिखा कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स, लेकिन फेडरलिज्म के सारे फीचर्स हमारे देश में हैं। और शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसमें 2 ही लेवल की गवर्नमेंट की बात थी, बाद में इसमें तीसरे लेवल की गवर्नमेंट को भी ऐड किया गया, लोकल गवर्नमेंट को, जिसमें पंचायत को और म्यूनिसिपैलिटीज को ऐड किया गया। इसके बाद जो डिस्कशन हमारा है कि भाई इंडिया में पावर का डिवीजन कैसे होता है। तो इंडिया में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसी पे सारा फेडरलिज्म टिका हुआ है, डिवीजन ऑफ पावर पे, तो इसके लिए हमारे देश में 4 लिस्ट बनाए गए हैं जिसके तहत पावर का डिवीजन होता है। इसमें यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है और शेड्यूल्ड सब्जेक्ट्स हैं। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स डाले गए हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जिससे पूरे देश को मतलब है, और इन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने का जो राइट्स है, जो अधिकार है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस, करेंसी एक्सेट्रा। दूसरा सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट का, दूसरा जो लिस्ट है हमारा स्टेट लिस्ट का, उसमें वैसे सब्जेक्ट डाले गए हैं जो एक स्टेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन सब्जेक्ट्स पे स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एक्सेट्रा। क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, इसलिए इन सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट में रखा गया है। तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट क्या है? कॉमन लिस्ट हम कह सकते हैं, एक ऐसा लिस्ट है जिसपे दोनों ही कानून बना सकते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, जैसे एजुकेशन पे, फॉरेस्ट पे, ट्रेड यूनियन पे, मैरिज पे, एडॉप्शन पे, सक्सेशन पे। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन उठ सकता है कि अगर दोनों ने एक ही समय में एक ही सब्जेक्ट पे अगर कानून बना दिया तब क्या होगा। तो वैसे कंडीशन में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक प्रोविजन रखा है कि इन दैट कंडीशन इफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट अगर दोनों ही एक ही समय में एक ही सब्जेक्ट पे अगर कोई लॉ बनाते हैं, तो द लॉ विच विल बी मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी वैलिड एंड द लॉ विच विल बी मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट वो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम इनवैलिड। तो कोई झगड़े की बात इसमें नहीं है, कोई डिस्प्यूट इसमें नहीं हो सकता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और ये इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए, तो उस नए सब्जेक्ट्स का क्या होगा? तो एक खाली जगह भी रखा गया और एक रेसिड्यूरी सब्जेक्ट बनाया गया जिसमें सारे नए सब्जेक्ट डाले गए और नए सब्जेक्ट डाले जाएंगे, और इस पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा। तो ये बात हमारे पावर्स की, और इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।